आपका स्वागत है पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट की इस क्लास में। पर्यावरण के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे खाद्य श्रृंखला के ही अंतर्गत पारिस्थितिकी पिरामिड या इकोलॉजिकल पिरामिड को। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत या फूड चेन के अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ट्रांसफर होती है, यानी स्थानांतरित होती रहती है। एक पोषण स्तर का मतलब होता है जहां पर ऊर्जा का उपभोग, किसी स्तर पर जब ऊर्जा का उपभोग किया जाता है उसको पोषण स्तर बोलते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण से वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो वो एक प्रकार के उत्पादक हैं। तो ऊर्जा एक प्रकार से संचित है पौधों में। पौधों को खाने वाले शाकाहारी जीव अवश्य होंगे और कई प्रकार के जीव हो सकते हैं जो शाकाहारी ही हैं, है ना। वो शाकाहारी जीव उन सभी प्लांट्स को खाएंगे। तो एक पोषण स्तर हो गया प्लांट्स वाला, दूसरा पोषण स्तर उन जीवों का हो गया जो शाकाहारी जीव हैं, जो केवल प्लांट्स को खाएंगे। अगला पोषण स्तर हो जाएगा ऐसे जीव जो केवल शाकाहारी जीवों को ही खाएंगे, तो तीसरा पोषण स्तर वो हो जाएगा। तो इन सभी पोषण स्तरों पर हमने देखा ऊर्जा का स्थानांतरण होता रहता है। अब जब ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो इसी स्थानांतरण को हम अलग अलग प्रकारों में समझेंगे, ठीक है। तो वहां हमने ऊर्जा का स्थानांतरण समझा। कहीं पर हम देखेंगे कि पहले पोषण स्तर पर जीवों की संख्या कितनी है, ठीक है, या पहले पोषण स्तर पर अगर हम देखें ऊर्जा की मात्रा कितनी है। इन्हीं संबंधों के आधार पर हम इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्कस करेंगे। इकोलॉजिकल पिरामिड की यदि हम बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों पर विभिन्न जीवों की संख्या, ठीक है, विभिन्न जीवों की संख्या, बायोमास या ऊर्जा उत्पादन के संबंध को दर्शाने के लिए बनाए जाते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड पर प्रश्न आता है, इकोलॉजिकल पिरामिड की परिभाषा क्या है या इकोलॉजिकल पिरामिड किससे संबंधित है। सिंपली आप क्या याद रखेंगे कि पारिस्थितिकी पिरामिड जो विभिन्न पोषण स्तरों पर हम देख रहे थे कि अलग अलग पोषण स्तरों पर क्या है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है। ऊर्जा के साथ साथ हम पारिस्थितिकी पिरामिड में प्रत्येक स्तर पर जीवों की संख्या भी चेक करेंगे। जैसे यहां पर देखो कितने सारे प्लांट्स हैं, अगर आप इनका कंपैरिजन करें शाकाहारी जीवों से, जिराफ से, तो जितने एक जंगल में पेड़ हैं क्या उतनी ही संख्या में जिराफ होंगे? उससे कम संख्या में जिराफ होंगे, ठीक है। क्या शाकाहारी पशुओं को खाने वाले जो मांसाहारी जीव हैं वो इनके बराबर होंगे या इनसे कम? वो और कम होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर हम जीवों की संख्या। दूसरा बायोमास क्या है, जो जीव जीवित होते हैं उनके शरीर का जो भार होता है पानी को निकालने के बाद, उसको बायोमास कहते हैं। इन सब का प्रत्येक स्तर पर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, या एक तरीके से इस संबंध को हम डिस्कस करते हैं इसमें। आइए आगे बात करते हैं। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक पारिस्थितिकी पिरामिड विभिन्न पोषण स्तरों में निम्न से उच्च पोषी स्तर, निम्न पोषण स्तर पे जैसे प्लांट्स हैं, फिर ऊपर जाएंगे, फिर और ऊपर जाएंगे, तो निम्न पोषण विभिन्न पोषण स्तरों में जीवों की संख्या, ऊर्जा और बायोमास का ह्रास को दर्शाता है। ये तीन टर्म याद जरूर रखेंगे। जीवों की संख्या को दर्शाते हैं ये पिरामिड, ये बायोमास को दर्शाते हैं और ऊर्जा को दर्शाते हैं, ऊर्जा की हानि को। अब देखो एक एक करके समझेंगे, आपको समझ में आएगा। जो पिरामिड हम यूज करेंगे, आप जानते हैं इजिप्ट में जो पिरामिड आपने देखे होंगे इस शेप में बने होते हैं, उसी शेप में इसको दर्शाया जाता है। पोषण स्तर पहला, दूसरा, तीसरा, इन्हीं में हम जो है ऐसे पट्टियां काट काट करके इनको ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कहीं नीचे की तरफ आते हैं। वो देखेंगे कि किस तरफ जाएगा वो हमारा पिरामिड है, किस तरह का बनेगा। तो इस पे प्रश्न ये भी बनता है कि कैसा पिरामिड किसी एक पारितंत्र को दे देगा, उससे पूछेगा कि पिरामिड किस प्रकार का बनेगा। तो पिरामिड में विशिष्ट पोषी स्तरों को दर्शाने वाली कई क्षैतिज पट्टियां होती हैं। ये एक क्षैतिज पट्टी है, इसके ऊपर जिराफ वाली अलग क्षैतिज पट्टी है। प्रत्येक पट्टी की लंबाई पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषी स्तर पर जीवों या बायोमास या ऊर्जा की मात्रा का प्रतिनिधित्व करती है। देखो ऊपर वाले में ही देख लो, ये तीन पट्टियां यहां दी हुई हैं, ये तीन क्षैतिज पट्टियां। यहां पर क्या है, ये प्लांट्स हैं, ठीक है, यहां पर ये प्लांट्स हैं। तो ये क्षैतिज पट्टी आप देख रहे हैं, इसका आधार चौड़ा है, सबसे नीचे है और ये बड़ी है। उससे ऊपर की पट्टी देखो और छोटी हो गई, ठीक है, उससे ऊपर की पट्टी और छोटी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें सबसे नीचे जो रहेंगे वो रहेंगे उत्पादक। उत्पादक होते हैं प्लांट। तो पिरामिड का जो आधार है वो उत्पादक यानी प्लांट्स होते हैं। और शीर्ष पर कौन होते हैं उनके, सबसे टॉप पर होंगे मांसाहारी, ठीक है, कार्निवोरस, और अन्य उपभोक्ता इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। पारिस्थितिकी पिरामिड का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एल्टन के द्वारा किया गया था। अब देखो पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार आपसे पूछता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के तीन प्रकार होते हैं।
कौन कौन से? एक तो संख्या पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं इसको, बायोमास पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास कहते हैं, ऊर्जा पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी इसको बोल देते हैं। अब इसमें एक प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये चार्ल्स एल्टन ही है, अभी हम देख रहे थे इनके बारे में, एल्टन ने। ठीक है, अब इसमें देखो तीनों प्रकारों को समझेंगे अलग अलग। पहला प्रकार, उससे पहले एक प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड पर तल पर, उसके तल पर सबसे नीचे आधार पर वो किस चीज से शुरू होता है? अभी देखा है उत्पादक से शुरू होता है, ठीक है, प्लांट से शुरू होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला देखो, निम्नलिखित 4 में से 3 सार्वभौमिक पिरामिड हैं, यूनिवर्सली जिनको समझा जाता है, पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, और इस एक प्रकार का जो समूह इनमें से कौन सा नहीं? ऊर्जा का पिरामिड होता है, यस। बायोमास का पिरामिड होता है, यस। संख्या का पिरामिड होता है, यस। संस्कृति का कोई पिरामिड हमने नहीं पढ़ा, तो ये बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब देखो पारिस्थितिकी के जो पिरामिड है वो तीन ही पिरामिड है, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। इनको हमें पढ़ना है। पहला है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड में क्या करेंगे, जब भी हम देखेंगे हमारे पास अलग अलग पोषण स्तर होंगे, एक उत्पादक वाला होगा, अगला उपभोक्ता वाला होगा, उसमें अगले उपभोक्ता जो होंगे शाकाहारी होंगे, उससे अगले मांसाहारी, उससे अगले सर्वाहारी, ऐसे करके उपभोक्ता को जो क्रम आता जाएगा। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र को जब हम देखेंगे, उसमें हम बाद में डिसाइड करेंगे कौन से पोषण स्तर पर कौन सा जीव आएगा। तो जीवों में अगर आप देखेंगे, इसमें कौन से संख्या के पिरामिड में हम क्या चेक करते हैं? संख्या के पिरामिड में हम चेक करते हैं कि प्रथम पोषण स्तर पर, द्वितीय पोषण स्तर पर, तृतीय पोषण स्तर पर, अलग अलग पोषण स्तर जो हमें मिलते जा रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र में, उनमें प्रत्येक पोषण स्तर में जीवों की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स किसमें ज्यादा है, किसमें कम है, ऐसे। ठीक है, यानी संख्या पिरामिड में प्रत्येक पोषी स्तर पर मौजूद जीवों की कुल संख्या को दर्शाता है वो। ठीक है, संख्या पिरामिड में जीवों की संख्या को दर्शाएगा, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्या के बीच में संबंध को दर्शाया जाता है। अभी बात करते हैं इसकी। और जो संख्या पिरामिड है वो एक तरीके से सीधा बनता है। सीधा कैसे? इस तरह का जो पिरामिड होता है सीधा बोलते हैं, ठीक है, अपवर्ड। दूसरा देखो, ये सीधा पिरामिड होगा तो ऐसे होगा, और अपवर्ड बोलेंगे इसे, और जो ऐसा पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। तो कभी कभी आपको पूछ देगा कि संख्या पिरामिड किस प्रकार का हो सकता है, तो वो सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। अब ये उल्टा और सीधा कैसे बनाएंगे, कैसे पता लगेगा हमें? देखिए आगे चलते हैं, संख्या पिरामिड की हम बात कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो संख्या पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तर के साथ साथ, पोषण स्तर का मतलब है, पोषण स्तर एक ये रहा, यहां पर प्लांट्स हैं हमारे पास, ठीक है, यहां पर प्लांट्स हैं। दूसरा, यहां पर इन प्लांट्स को खाने वाली टिड्डे हैं या टिड्डी हैं। इन टिड्डों को खाने वाले मेंढक हैं हमारे पास, ठीक है, मेंढक को खाने वाले सांप है हमारे पास, और ये इसको खाने वाली एक चील या बाज आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? प्लांट एक पोषण स्तर है, टिड्डा एक पोषण स्तर है, अलग पोषण स्तर है, मेंढक अलग पोषण स्तर है, ये सब अलग अलग पोषण स्तर आते जा रहे हैं। तो क्या है, संख्या पिरामिड में बढ़ते, ये पोषण स्तर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो जब बढ़ते संख्या सीधा, यहां पर हम 2 प्रकार पढ़ रहे हैं संख्या पिरामिड के। पहला जो प्रकार है वो है सीधा संख्या पिरामिड। सीधा कब बनेगा पिरामिड, इस तरह का कब बनेगा, उसको समझिए। कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, अभी समझ में आएगा। तो इसमें बढ़ते पोषण स्तर के साथ जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जाएगा, उसमें जो जीवों की संख्या है वो कम होती चली जाएगी। कैसे कम होगी? अब यहां पर आइए, आप एक जंगल में गए, जंगल में घास के मैदानों में चले गए, वहां पर आपने देखी घास, आपने घास देखी होगी। घास के जो प्लांट्स होते हैं, घास के इन पौधों की संख्या की जब आप गिनती करोगे तो ये असंख्य मिलेंगे, अनगिनत मिलेंगे, बहुत ज्यादा संख्या में मिलेंगे। ठीक है, संख्या सर्वाधिक प्लांट्स की घास के होगी। अगर इनकी तुलना में इस घास को खाने वाले जो जीव हैं, ये टिड्डियां हैं, क्या वो टिड्डियां इन घास के पौधों से ज्यादा होंगी? या टिड्डी की जगह आप बकरियां ले लो, क्या बकरियों की संख्या इन घास के पौधों की संख्या से अधिक होगी? नहीं, जो ये टिड्डी होंगी इन घास के पौधों की संख्या में कम ही होंगी। ठीक है, तो देखो, इसीलिए अगर टिड्डी को बना रहे हैं तो अगला जो पोषण स्तर है वो उसका आकार, या घास क्या है भाई, जीव ही तो है एक तरीके का, प्लांट्स जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है, टिड्डी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब यहाँ पर जो है घास की संख्या सर्वाधिक है, तो घास को खाने वाले जो जीव हैं, जो टिड्डियां हैं, वो घास की तुलना में उनकी संख्या कम होगी। अगर टिड्डियों को देखेंगे, क्या टिड्डियों की तुलना में टिड्डियों को खाने वाले जो मेंढक होते हैं या छिपकली होती हैं, उनकी संख्या टिड्डियों से ज्यादा होगी, उनकी संख्या और कम होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ता जा रहा है, ये क्या है, देखो सबसे ज्यादा उपलब्ध होते हैं प्लांट्स, ठीक है, तो उनकी संख्या हमेशा ज्यादा होगी।
कहीं पर भी किसी पारितंत्र में भी उस प्लांट्स को खाने वाले, उस घास को खाने वाले जीव होंगे और संख्या उनकी कम हो जाएगी घास के मुकाबले में। और इनसे ऊपर जो ये टिड्डियां खाने वाले जीव हैं वो और कम होंगे। इन मेंढक को खाने वाले सांप की संख्या और कम होगी, और इस सांप को खाने वाले जो चील हैं, बाज हैं, उसकी संख्या और कम होगी। तो यहां पर देखो घास कितनी सारी दिखाई है, 4 टिड्डी दिखाई हैं, 3 मेंढक दिखाए हैं, 2 सांप दिखाए, 1 ईगल। तो इस तरह से जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ रहा है यहां पर जीवों की संख्या कम होती चली जा रही है। ऐसा पिरामिड बोलते हैं संख्या का पिरामिड। ऐसा संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा? अपवर्ड बनेगा, ऊपर को बनेगा। तो इस तरह के पिरामिड का आधार चौड़ा होगा, ये देखो चौड़ा आधार है ये, और शीर्ष नुकीला होगा, ये है शीर्ष नुकीला। क्लियर? आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। आगे देखें, इसका एग्जाम्पल घास पारितंत्र हमने लिया है। घास में जैसे घास, टिड्डे, मेंढक, सांप, बाज आदि। तो घास पारितंत्र का आपको पूछेगा कि घास पारितंत्र का पिरामिड किस प्रकार बनेगा। आपको प्रश्न में पूछेगा कि घास पारितंत्र का पिरामिड किस प्रकार बनेगा। किस प्रकार बनेगा? ऐसे पिरामिड को हम बोलते हैं सीधा, ऐसे बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। दूसरा, चलिए ये हो गया सीधा बनेगा, ठीक है, अपवर्ड पिरामिड। और उसके आधार पर ऐसे पिरामिड में ये शीर्ष तो नुकीला है और आधार चौड़ा है। आगे देखें, तो इसमें हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। इसमें जैसे घास अपनी प्रचुरता के कारण, अधिकता के कारण निम्नतम पोषी स्तर पर होती है, आधार पर होती है। अगला उच्च पोषी स्तर जो है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं का होता है, जैसे टिड्डे या शाकाहारी जीव जो होंगे। तो टिड्डों की व्यक्तिगत संख्या घास की तुलना में तो कम ही होगी, ठीक है, इसलिए कम हो जाएगी। अगला ऊर्जा स्तर पर चूहे के अलावा अगर चूहा नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकता है? वहां पर मेंढक हो सकता है। जैसे प्राथमिक मांसाहारी होते हैं तो चूहों की संख्या या मेंढक की संख्या टिड्डियों से कम होती है, क्योंकि वे टिड्डियों को खाते हैं। अगला उच्च पोषी स्तर एक तरीके से क्या होगा? सांप, ये द्वितीयक मांसाहारी हैं जो चूहों को खाते हैं, है ऐसी कम होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखो, संख्या पिरामिड हमने देखा। अब संख्या पिरामिड का दूसरा प्रकार हम देखेंगे। संख्या पिरामिड का सेकंड प्रकार क्या है? उल्टा संख्या पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर्स। उल्टे को इंग्लिश में बोलेंगे इन्वर्टेड। उल्टा वाला ऐसे बनेगा, सीधा वाला ऐसे बना था, ठीक है। ये कैसे बनेगा? जब संख्या पिरामिड में बढ़ते, जैसे जैसे पोषण स्तर बढ़ते रहेंगे, बढ़ते हुए पोषण स्तर के साथ अगर जीवों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, तो ऐसा कौन सा पोषण स्तर है जहां पर जीव बढ़ते जाएंगे? एक पेड़ ले लो आप, ये आपने एक प्लांट ले लिया, ठीक है, एक पेड़ ले लिया, बहुत बड़ा वृक्ष ले लिया, बरगद का कोई भी वृक्ष ले लो जो बहुत पुराना हो, यानी कोई भी वृक्ष, कोई भी प्लांट चलेगा। इस प्लांट पे आप जानते हैं क्या क्या रह सकता है? इस प्लांट पे आपको बहुत सारे कीड़े मिल जाएंगे, अनगिनत कीड़े मकोड़े, ततैया, मधुमक्खी, ये सब इससे मिल जाएंगे। मकड़ियां, दीमक, दीमक देखो कितनी संख्या में मिलेंगी, दीमक, चींटी आदि, ठीक है, चींटी आदि देखो ये तो असंख्य संख्याओं में होते हैं, चींटी आदि। तो इस पे रहने वाले, ये क्या है? पेड़ है। पेड़ भी एक तरीके का पारितंत्र है, बहुत सारे जीव इस पर आते हैं। छिपकली हो सकती है, सांप हो सकता है पेड़ के ऊपर, चमगादड़ हो सकती है, उल्लू हो सकता है, अन्य पक्षी हो सकते हैं, बहुत सारी चींटियां, बहुत सारे बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं। तो इस पर बैठने वाले इन चींटी कीड़े मकोड़ों की संख्या तो इससे भी ज्यादा है। और इस पर अगर आप देखोगे, इस पर क्या होंगी? चिड़िया। ये तो पेड़ अकेला है, लेकिन एक पेड़ पर आप देखेंगे बहुत सारे पक्षियों के घोंसले होते हैं। तो यहां पर क्या होंगे? यानी इस पेड़ की संख्या तो एक थी, लेकिन इस पर रहने वाले पक्षियों की संख्या अनेक है। और इस संख्या से भी अधिक अगर आप देखेंगे तो उस पर छोटे छोटे बहुत सारे इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, चींटी, दीमक आदि मिलेंगे, और संख्या बढ़ गई। तो यहाँ एक पेड़ से चले, यहाँ चिड़िए, फिर बहुत सारे कीट पतंगे, तो यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर जब जीवों की संख्या किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती जाती है तो उसको बोलते हैं संख्या का उल्टा पिरामिड बनता है। नीचे शुरू होगा, इसका आधार नुकीला होगा। अब आपको समझ में आया नुकीला क्यों बनेगा? ठीक है, जब संख्या बढ़ती चली जाएगी जीवों की, तो भाई संख्या बढ़ती हुई कैसे दिखाएंगे? ऊपर चौड़ा करना पड़ेगा, हमें ऊपर चौड़ा करना पड़ेगा, नीचे आपको नुकीला करना पड़ेगा। तो इस पिरामिड का आधार नुकीला, शीर्ष चौड़ा होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? वृक्ष पारितंत्र। वृक्ष पारितंत्र में बारीकी से आप देखेंगे तो जहां पेड़ उत्पादक है एक तरीके का, कीड़े उपभोक्ता हैं। क्लियर? आगे चलें। अब देखो 3 पारिस्थितिकी तंत्र हैं, इसमें संख्या का पिरामिड कभी भी सही विधि नहीं होता, क्योंकि इससे हमें जीवों की संख्या की सटीक जानकारी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। क्लियर? ये याद रखेंगे। आगे देखेंगे, प्रत्येक यातायात स्तर पर संख्या, ऊर्जा या जैव ईंधन को समेकित पिरामिडों का संकलन किया गया है। आमतौर पर परमाणविक पिरामिड ऊर्ध्वाधर क्षेत्र होते हैं। हालांकि निम्न में से एक उल्टा पिरामिड होगा। कौन सा होगा? तो जलीय, देखो इसमें जलीय पारितंत्र में बायोमास का पिरामिड। दूसरा अगर हम देखेंगे पेड़
पेड़ वाला पिरामिड, ये वाला हम अभी देखेंगे क्योंकि आगे हमें पढ़ना है बायोमास वाला, तो इसमें ये दोनों ठीक है। तो पेड़ पारितंत्र हमने देखा ये कैसा उल्टा होता है, पेड़ वाला पारितंत्र उल्टा ही, पेड़ पारितंत्र का जो पिरामिड है वो उल्टा ही बनेगा। अब जैव भार पिरामिड की बात करते हैं। जैव भार पिरामिड, पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास क्या होता है? मैं, आप, या जितने भी जीव हैं सभी, जो जब जीवित अवस्था में हम लोग होते हैं तो उस अवस्था में आप देखोगे ह्यूमन भी जो है, कोई भी आप जीव देख लोगे उसमें पानी की मात्रा होती है, ठीक है, उसमें पानी की मात्रा होती है। यानी अगर आप देखेंगे बायोमास क्या है, अगर आप में से, मुझ में से जितना भी पानी की मात्रा, सभी जीवों में से, प्लांट्स में से, सभी में से पानी की मात्रा को निकाल दें, पानी की मात्रा को निकाल दें, उसके बाद जो भी शरीर का मटेरियल बचेगा, ठीक है, उसमें से आप हड्डियों को भी निकाल दीजिए, खून को भी निकाल दीजिए, खून में भी पानी होता है, ठीक है, हड्डियों को भी निकाल दीजिए, जो मांस बचा, उस मांस बिल्कुल सूखे, जो मांस या कहेंगे उसको, जो सूखा शुष्क पदार्थ है या ड्राई वेट जो बचेगा हमारे जीवित किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म का, उसी को हम बायोमास कहते हैं, उसी को जैव भार बोलते हैं। तो बायोमास किसी व्यक्ति विशेष या विशेष पोषित स्तर पर जीवों में मौजूद जो जीवित सामग्री है, प्रति इकाई क्षेत्र उत्पाद की मात्रा को बोलते हैं। तो जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों से प्राप्त, जब एक जीव मर जाएगा उसका पानी सूख जाएगा, उसके अंदर का जो सूखने के बाद जो कुछ पदार्थ बचेगा, पदार्थ का शुष्क भार या ड्राई वेट, यही बायोमास कहलाता है, ठीक है। अब एक पिरामिड एक विशेष पोषी स्तर में जीवों के कुल शुष्क भार को इंगित करता है। तो इस वाले पिरामिड में हम जीवों का शुष्क भार ही देखते चले जाएंगे, ठीक है। वास्तव में एक जीव में केवल 30% जैव भार ही पाया जाता है, जबकि 70% जल होता है उसके अंदर। क्लियर? अब देखो बायोमास के पिरामिड भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीधा जैव भार पिरामिड होता है, उल्टा जैव भार पिरामिड होता है। सीधा कब बनेगा, उल्टा कब बनेगा, ये हम देखेंगे। वैसे ही आप उनको बना सकते हैं जो हमने संख्या के पिरामिड देखे थे। अब आप आ जाओ स्थलीय वन पारिस्थितिकी तंत्र को देख लो। एक वन में आप आ जाओ, वन में यदि आप आओगे, वन में आप आओगे तो ये क्या है, ये पूरी घास है, ठीक है, घास है। अब आप घास से पानी निकाल दो सारा, घास से पानी निकालने के बाद में अगर आप उसको देखोगे, उसका भाई घास तो या प्लांट्स या पेड़ पौधे तो संख्या में बहुत ज्यादा है, ठीक है, किसी भी जीव की तुलना में सर्वाधिक है पृथ्वी के ऊपर। जब आप इनका जैव भार निकालेंगे, बायोमास निकालेंगे, तो जो भी निकलेगा मान लो 100 निकला, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो शाकाहारी जीव हैं, सभी शाकाहारी जीवों का बायोमास निकाल लो, सभी शाकाहारी जीवों का बायोमास निकाल लो, उनका बायोमास इससे कम ही आएगा, ठीक है, मान लो 90 आया। उसके अलावा जो मांसाहारी जीव है उनका निकाल लो और ऊपर वालों को निकाल लो। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो बायोमास एक जंगल में जो पारितंत्र है, ये वन पारितंत्र में जो बायोमास है वो घटता चला जाएगा, बायोमास जैव भार घटता चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह से स्थलीय पारितंत्र का जो जैव भार पिरामिड है वो कैसे बनता है, उसको याद रखिएगा, वो सीधा बनता है, ऊपर को बनता है, अपराइट बनता है। ऐसे ही उल्टा जैव भार पिरामिड कब बनता है, उल्टा जैव भार पिरामिड आप आए किसी तालाब के अंदर आए या किसी महासागर के अंदर आए, महासागर में आपको छोटे छोटे घास मिलते हैं, शैवाल जिनको बोलते हैं, ये वनस्पति होती है, उत्पादक कहलाती है, उत्पादक के स्तर पर आप देखेंगे इनकी संख्या बहुत कम होती है। समंदर के अंदर आपने देखा होगा, ऐसा तो नहीं पूरे के पूरे समंदर अटे हुए हों शैवालों से, घासों से, है ना, ज्यादा नहीं होते हैं मात्रा में, वो कम होते हैं। इनकी मुकाबले में अगर आप देखोगे, मान लो अगर शैवाल 10 हैं तो इनको खाने वाले कीट पतंगे बहुत सारे, ये संख्या में बहुत ज्यादा होंगे, 20, और या छोटी मछलियां, यहाँ पर आगे देखो छोटी मछलियां ज्यादा होंगी, फिर बड़ी मछलियां, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है पिरामिड, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है कि एक उल्टा पिरामिड बनेगा, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन उत्पादक जो है पिरामिड के आधार पर होते हैं, जबकि उपभोक्ताओं के पास बड़ा बायोमास होता है। यहां पर संख्या नहीं देख रहे हैं हम, यहां पर संख्या नहीं देख रहे हैं, यहां पर बायोमास देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इनका बायोमास निकालेंगे, यानी इसका जैव भार निकालेंगे, इन प्लांट्स का जो समुद्र के अंदर है उनका जैव भार मान लो 10 है, अगले कीट पतंगों को जैव भार बहुत सारे हैं इनकी संख्या में, तो जिनकी संख्या ज्यादा होती जाएगी उनका जैव भार ज्यादा होता चला जाएगा। उसके अलावा छोटी मछलियां, उनका जैव भार और ज्यादा होगा, बड़ी मछलियों का तो आकार छोटी मछलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, तो इनका जैव भार भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये उल्टा पिरामिड बनता है, किसका, बायोमास का। अब देखो ये वाला भी वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का द्रव्यमान मापना ये बिल्कुल असंभव सा ही है, जैव भार किसमें कितना होगा, तो इस वाले मेथड में भी गलतियां होती हैं। इसलिए जो तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड, वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तीनों आपको पता होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस सार्वभौमिक तंत्र में जैव भार के उल्टा पिरामिड को देखा जा सकता है? उल्टा पिरामिड हमने किस में देखा है, समुद्री में, ठीक है, समुद्री कहिए, इसमें समुद्री में कौन सा विकल्प है, इसमें देखो समुद्री कर लीजिएगा, यहाँ पाइन लिखा है, चलिए चाहे समुद्री भी लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, समुद्री,
समुद्री पारितंत्र। अब है एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड ये वही है जब एक पोषण स्तर से हम दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, और ऊर्जा जो पहले स्तर से दूसरे स्तर पर जाती है वो ऊर्जा 10% ही ट्रांसफर होती है, 90% लॉस हो जाता है उसमें। ये हमने देखा था 10% जो लिंडेमैन का रूल था उसमें, है ना। एक पोषण स्तर से जब दूसरे पोषण स्तर पर जाते हैं तो एनर्जी जो ट्रांसफर होती है वो 10% ही ट्रांसफर होती है। तो ऊर्जा का पिरामिड एक सीधा पिरामिड है, इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा पिरामिड बनेगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है, जो उत्पादकों से उपभोक्ता तक ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। ऊर्जा हस्तांतरण में विभिन्न जीवों द्वारा निभाई गई वास्तविक भूमिका को इंगित करता है। अब देखो ऊर्जा का पिरामिड जो है, जो लिंडेमैन ने प्रस्तुत किया था खास श्रृंखला में, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पर पूरा आधारित है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं लिंडेमैन के जो ऊर्जा प्रवाह का मॉडल था उसमें कुल ऊर्जा का 10% ही अगले पोषण पर स्थानांतरित होता है, ठीक है। शेष जो भी एनर्जी होती है वो श्वसन, शिकार या अन्य गतिविधियों में खर्च हो जाती है। आगे चलें तो ऊर्जा उत्पादक स्तर पर सबसे अधिक होती है, पहली बात। जैसे जैसे हम बात के स्तरों पर जाएंगे धीरे धीरे ऊर्जा कम होती चली जाएगी, जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी ये सब आते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड केवल सीधा बनता है, ऊपर की तरफ को बनता है इस तरह से, इसमें उल्टा पिरामिड नहीं बनता है, इसमें एक ही कंडीशन है। तो घास स्थल पर ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा, जब भी नाम आएगा या तो आपको ऊर्जा का नाम लेकर के पूछेगा ऊर्जा पिरामिड कैसे बनेगा, या आपको पूछेगा संख्या पिरामिड कैसे बनेगा, या आपको पूछेगा बायोमास पिरामिड कैसे बनेगा, तुरंत पहचान लीजिएगा। तो संख्या पिरामिड में और बायोमास पिरामिड में ये दोनों ही बनते हैं, ये दोनों ही बनते हैं। ऊर्जा पिरामिड में केवल ये बनता है। क्लियर हुआ? चलिए ये हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ऊर्जा का पिरामिड तो हमेशा सीधा ही बनना है, इसमें ऊर्जा का नाम लेते तो सीधा, इसमें पहचान यही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही रूप से मेल खाता है? घास पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। घास पिरामिड में हमने देखा था, ठीक है, घास पिरामिड में टिड्डे विड्डे का जो हमने देखा था, घास पिरामिड में आपने देखा था किस तरह से बन रहा था, इस तरह से। तो इसमें क्या है, सीधा बन रहा था। तालाब पारितंत्र में बायोमास का पिरामिड ऐसे बन रहा था तालाब में, ठीक है। तो ये क्या है, तालाब में पिरामिड उल्टा, यहां पर उल्टा लिखेंगे, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। वन पारितंत्र में बायोमास पिरामिड एक तरीके से ऐसा ही बनेगा, बायोमास कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो इसमें ए बी सी, एक सेकेंड, वन पारितंत्र में बायोमास पिरामिड, अच्छा यहां पर देखो यहां पर ये गायब है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये दो टर्म गायब है यहां पर, तो इनकी जगह उल्टा सीधा यहां पर लिखा होना चाहिए था। तो याद रखिएगा तालाब पारितंत्र में जो बायोमास का पिरामिड है वो कैसे बनता है, उल्टा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऐसा बनता है। और ये पारितंत्र में इस तरह से, सॉरी घास पारितंत्र है ना, घास में ऐसा बनता है, ठीक है। और वन पारितंत्र में जो बायोमास का पिरामिड है, वन में आप देखेंगे तो इस तरह का बनेगा, ठीक है, यानी आधार उसका चौड़ा, ऊपर जाएंगे तो बायोमास एक तरीके से कम होता चला जाएगा। अब इसमें दो प्रकार से बन सकता है, तो यहां पर एक ही प्रकार दिया हुआ तो इसको आप छोड़ देंगे, अब ऊपर के तीनों ही ठीक रहने देंगे। आगे चलें, चलिए ये वाला टॉपिक हमारा यहां पर समाप्त होता है। तो फूड चेन हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया, बाकी हम आपसे जो है अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।